शुभकरं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। ग्रहों की चाल की दृष्टि से देखा जाए तो मई का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है, क्योंकि मई के महीने में जैसे ही ये शुरू हुआ उस समय बुध और शुक्र का गोचर जो था वो वृष राशि में हो गया। तो यानी जो शुक्र है वो अपनी ही राशि में आ गए और शुक्र वहाँ पे 75% का प्रभाव रखने वाले हैं। 14 मई 2021 को वृष राशि में सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। इसके बाद 28 मई को बुध मिथुन राशि में आ जाएंगे और 28 मई को शुक्र भी अपनी वृष राशि को छोड़ देंगे और फिर वो मिथुन राशि में उनका गोचर हो जाएगा। 30 मई को मिथुन राशि में बुध जो है वक्री हो जाएंगे और ये बुध की अपनी ही राशि है। इसी मई के महीने में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण पंचांग के अनुसार इस बार जो है 26 मई 2021 बुधवार के दिन लगने वाला है। आखिर इस चंद्र ग्रहण में क्या खास बात है, क्या चंद्र ग्रहण का सूतक लगेगा या नहीं लगेगा, और चंद्र ग्रहण में का जो फल आपको मिलने वाला है वो मैं नक्षत्रों के आधार पर आप सबको बताने वाली हूँ कि आपकी राशि के कौन से नक्षत्र वाले जातकों को क्या इसका शुभ या अशुभ फल मिलेगा और आखिर ये चंद्र ग्रहण का जो फल है कितने समय के लिए आपको मिलने वाला है। दूसरा, चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ लगेगा, क्या भारत में ये दिखाई देगा या नहीं देगा, इसका सूतक मान्य है या नहीं मान्य है, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। हालांकि अगर देखा जाए तो साल 2021 में कुल 2 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण पड़ रहे हैं, लेकिन जो पहला चंद्र ग्रहण है वो 26 मई 2021 को पड़ रहा है और वो जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है कि चंद्रमा उस दिन वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं और वृश्चिक राशि के विशाखा नक्षत्र में चंद्रमा उस दिन आ रहे हैं। और जो वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, चंद्रमा उस समय खुद ही बहुत ही कमज़ोर परिस्थिति में होते हैं। हालांकि उस समय पूर्णमासी का दिन है, क्योंकि जब भी चंद्र ग्रहण होता है तो पूर्णमासी का दिन होता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब ये चंद्र ग्रहण हो रहा है, इन सबको पता है कि सदियों पहले स्वरभानु नामक राक्षस ने अमृत की चोरी की थी और चोरी करने के परिणाम स्वरूप जब सूर्य और चंद्रमा ने स्वरभानु को चोरी करते हुए देखा तो उन्होंने जाकर के विष्णु भगवान से जो मोहिनी रूप लेके थे उनसे शिकायत की और विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सर धड़ से अलग कर दिया। उसी चीज़ का बदला लेने के लिए, हालांकि क्योंकि वो अमृत चख चुका था स्वरभानु, तो जो सर का ऊपर का हिस्सा था वो उसका बन गया केतु और नीचे का हिस्सा बन गया राहु। तो राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा से अपने उस समय का रिवेंज लेने के लिए जब भी उसको मौका मिलता है वह ग्रहण के रूप में उनको पीड़ित अवश्य करता है। 26 मई बुधवार को वैशाख पूर्णिमा है इसी साल जो है, क्योंकि ये पहला चंद्र ग्रहण इसी दिन लगने जा रहा है। जो ये चंद्र ग्रहण लगेगा इसमें सबसे बड़ी खास बात आपको देखने को यह मिलने वाली है कि ये ग्रहण संपूर्ण भारत में दिखाई नहीं देने वाला है। हालांकि क्योंकि ग्रहण जब यहाँ पर प्रारंभ होने वाला होगा उस समय भारत में तो दिन शुरू हो चुका होगा, लेकिन जो विदेश है वहाँ पे कई जगह पर रात होगी, तो क्योंकि रात के समय ही ये फलित होगा ही। ऐसे में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जो है इसका उदय होगा और इसको जो है ग्रहण के रूप में आप देख सकते हैं। ग्रहण देखा जाए तो पूरे भारत में आपको नहीं दिखाई देने वाला है, इसलिए इसका जो सूतक का जो विचार है वो भी पूरे भारत के लोगों को नहीं करना है। आखिर कौन कौन से राज्य में ये ग्रहण दिखाई दे रहा है इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी। तो जिन जिन स्थानों पे ये ग्रहण लग रहा है केवल वहीं पे सूतक मान्य होता है। 26 मई को जो है शाम में नज़र आने वाला चंद्र ग्रहण भारत के पूर्वी राज्यों में जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, बंगाल, नागालैंड, पूर्वी उड़ीसा, मणिपुर, त्रिपुरा, असम,
मेघालय। यहाँ पर जो है आपको चंद्र ग्रहण देखा जा सकता है। भारत के अलावा ये जो चंद्र ग्रहण है जो विदेशों में दिखाई देगा, वहाँ पर है जापान, बांग्लादेश, सिंगापुर, बर्मा, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका, प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में यह देखा जाएगा। तो भारत के क्षेत्र जो पूर्वी क्षेत्र हैं वहाँ पर ग्रहण का सूतक मान्य होगा, क्योंकि वहाँ पे ग्रहण दिखाई देगा। मैं एक बात ये भी कहना चाहती हूँ, कुछ लोगों का कहना, क्योंकि ये जो ग्रहण है ये खंड ग्रास जो है खाग्रास ग्रहण है। कुछ लोगों का मानना है कि खाग्रास जब खाग्रास चंद्र ग्रहण होता है या सूर्य ग्रहण होता है उस समय सूतक का मान्य नहीं होता है। लेकिन आप ये यकीन मानिए, चाहे ग्रहण आपके देश में या प्रदेश में दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, तो लेकिन खगोलीय घटना हो रही है या ब्रह्मांड में इसका असर हो रहा है, तो पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी निवासी हैं, जितने भी मनुष्य हैं, उनका जो है शुभ या अशुभ फल उनके ऊपर अवश्य पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे आपके देश या प्रदेश में ग्रहण दिखाई दे या ना दिखाई दे। तो ऐसा नहीं है, जो जो जगह मैंने आपको बताई है वहाँ पर असर होगा, तो वहाँ के लोगों को सूतक अवश्य मानना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि चंद्र ग्रहण जो है भारत के लिए, क्योंकि ये उप छाया चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, लेकिन जिन देशों में यह चंद्र ग्रहण पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है वहाँ पर तो लोगों को सूतक मानना ही चाहिए। यह ग्रहण जो शुरू होने वाला है वो 26 मई को 2:18 से वो शुरू होगा, यानी दोपहर को ये शुरू होगा और फिर 7:19 तक ये शाम को जो है समाप्त हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो ये जो है 2 बजे से लेकर तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो कुल मिला के 6 घंटे का ग्रहण का काल है। शास्त्रों में कहा गया है कि ये जो ग्रहण का जो आपके ऊपर जो भी लोग पृथ्वी में रहने वाले जितने भी लोग हैं इनके ऊपर, क्योंकि ये 7 घंटों का ग्रहण है, तो 7 घंटे अर्थात आपको 7 महीने तक इस ग्रहण का शुभ या अशुभ फल प्राप्त होने वाला है। तो जिन लोगों को राशियों के अनुसार देखना है वो आप अन्य वीडियो में देख सकती हैं, लेकिन यहाँ पर जो है मैं आपको नक्षत्र के आधार पर बता रही हूँ, क्योंकि नक्षत्र के आधार पर फल बहुत अधिक सटीक मिलता है। तो उसके अनुसार मैं आपको बताऊं कि ये जो विशाखा नक्षत्र है ये बृहस्पति का नक्षत्र होता है जो देवताओं के गुरु हैं। तो इस नक्षत्र पे रखने वाला और खासकर जो वृश्चिक राशि के जितने लोग हैं और वृश्चिक राशि के विशाखा नक्षत्र में पैदा हुए वाले जितने भी लोग हैं उनको तो अपने आप को, अपने शरीर की बहुत ही हिफाजत रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 26 मई को चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं और विशाखा नक्षत्र में ही ये गोचर करेंगे। तो इसी कारण दोपहर को जब 2:16 पे ये ग्रहण शुरू होगा उस समय अगर वृश्चिक राशि वाले हो सके तो कोशिश कीजिए, क्योंकि वृश्चिक में चंद्रमा वैसे भी नीच होता है, तो आप चंद्रमा से जुड़े हुए चावल है, दूध है, चीनी है, सफ़ेद कपड़ा है, ये सारी चीज़ें जो हैं आप उसी दिन सुबह ला कर के रख लें और फिर जो है ग्रहण समाप्त होने के बाद मंदिर में दान अवश्य करके आएँ, क्योंकि सफ़ेद वस्तुओं का दान आपको अवश्य करना होता है, क्योंकि चंद्रमा आप लोगों का पैदाइशी भी कमज़ोर होता है। वृश्चिक राशि के लोगों के बारे में मैं एक बात बताना चाहती हूँ, ऐसे लोग जब भी बात करते हैं उनके मुंह में थूक बहुत अधिक मात्रा में बनता है और उनकी जो बात करने की जो टेंडेंसी है वो उतनी साफ नहीं होती है। सूतक जब इस ग्रहण का जो जहाँ पे ये सूतक मान्य है वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सूतक 6:15 यानी 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है चंद्र ग्रहण में और 12 घंटे पहले सूर्य ग्रहण में लगता है। तो आपका जो सूतक है वो सुबह 6:15 पे शुरू हो जाएगा और जो गर्भवती स्त्रियां हैं उन लोगों को भी थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। ग्रहण जो शुरू हो रहा है वो आपका ग्रहण जो एक्चुअल में जो ग्रहण की जो शुरुआत हो रही है वो शुरुआत बताई जा रही है 3:15 पर इसकी शुरुआत जो धीरे धीरे शुरू होता है और जो खाग्रास जो आपका जो शुरू होने वाला है वो 4:40 पर ये खंडग्रास ग्रहण जो है शुरू हो जाएगा और 3:15 ग्रहण जो है आपका 2:15 पर 2:15 पर जो है ये ग्रहण शुरू हो जाएगा और जो इसका जो खंडग्रास जो है वो 4:40 तक जो है ये रहने वाला है। यहाँ पर जो है मध्य काल जो शुरू होगा इसका यानी बीच का जो काल होता है वो 4:49 पर इसका मध्य काल होगा और जो खाग्रास की जो समाप्ति होगी वो 4:58 पर है और जो ग्रहण का जो समापन का काल है, सॉरी समापन का काल मैंने गलत लिख दिया है,
7:21 पर जो ये ग्रहण है ये आपका पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तो ये है ग्रहण का समय है, ये आप नोट कर लीजिए। अब मैं आपको बताने वाली हूँ राशियों के अनुसार कि आप लोगों को इसका क्या शुभ या अशुभ फल मिलेगा। और यकीन मानिए ये जो फल मिलने वाला है आपको अगले 7 महीनों तक मिलने वाला है। लेकिन शास्त्रों में एक चीज़ ये भी कही गई है कि जब एक ग्रहण के बाद अगर 7 महीने में दूसरा चंद्र ग्रहण आ जाता है, मान लीजिए अभी ये मई का महीना है, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो दिसंबर तक जो है आपके 7 महीने हो गए। लेकिन क्योंकि ये 2 ग्रहण आने वाले हैं तो दिसंबर से पहले अगर कोई दूसरा चंद्र ग्रहण आ जाता है तो आपको इसका फल उस 7 महीने तक नहीं मिलेगा। सपोज मान लीजिए अक्टूबर के महीने में ही एक और चंद्र ग्रहण आ जाता है तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो सिर्फ मात्र आपको 6 महीने के लिए या 5 महीने के लिए ही आपको जो है इसका असर मिलेगा। उसके बाद जब ये दूसरा चंद्र ग्रहण होगा तो वो कौन सी राशि पे होगा, कौन से नक्षत्र पे होगा, उसके अनुसार फिर आप सभी राशि वालों का फल बदल जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं बताने वाली हूँ क्योंकि ये जो विशाखा नक्षत्र है, ये विशाखा नक्षत्र जैसे मैंने कहा कि बृहस्पति ग्रह का नक्षत्र होता है, गुरुदेव का नक्षत्र है। तो जिन लोगों का जन्म पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वभाद्रा के नक्षत्रों में पैदा हुआ है, ऐसे लोगों को अपने शरीर की रक्षा करने की ज़रूरत है। आपको चोट चपोट लग सकती है क्योंकि चंद्रमा भी उस समय कमज़ोर है और दूसरा चंद्रमा मन की शांति का कारक है, तो आपको मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, किसी भी तरह की चिंता हो सकती है। तो आपको जो मैंने उपाय बताया है वो जरूर कीजिए। और हो सके जब ग्रहण का समय होगा, क्योंकि ग्रहण यहाँ पे दिन के समय हो रहा है, तो आप जो है उस समय चंद्रमा के बीज मंत्रों का उच्चारण कर सकती हैं। ये जो भी चंद्रमा के गायत्री का मंत्र है, चंद्रमा की जो भी पाठ है वो आप कर लीजिए, तो उससे आपको बहुत अधिक फायदा होगा। दूसरा आता है शनि। तो जिन लोगों का शनि के नक्षत्र में जन्म हुआ है, जो है पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और उत्तर भाद्रपद, ये शनि के नक्षत्र हैं, इन लोगों के लिए आने वाले अगले 7 महीने बहुत ही अधिक शुभ रहने वाले हैं। क्योंकि ये जो आपको ग्रहण पड़ने वाला है परम मित्र तारा में पड़ रहा है, यानी आपके लिए ये ग्रहण बहुत जिसे हम कहते हैं बेस्ट फ्रेंड का काम करने वाला है। तो आप किसी भी प्रकार का कोई भी काम करने वाले हैं तो आपको ये ग्रहण यानी जो चंद्रमा है वो आपके लिए शुभ रहने वाला है। ये ग्रहण आपके लिए मित्रवत कार्य करेगा, तो आप किसी भी प्रकार का जो भी काम करेंगे आपको उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। जिन लोगों का जन्म बुध के नक्षत्र में यानी आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती में हुआ है, ऐसे लोगों के लिए भी ये ग्रहण मित्रवत व्यवहार करने वाला है। तो यानी आपके लिए एक मित्र का कार्य यानी इसमें से संबंधित यानी जो भी आप कार्य करते हैं या जिन लोगों के साथ जो है आपका कोई जो लोग पढ़ाई लिखाई में थोड़े कमज़ोर हैं तो उन लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होगी। जो लोग खिलाड़ी हैं, उन लोग खेल कूद में हैं, तो उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। तो ये अगले 7 महीने आपके लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। यह ग्रहण आपको बहुत शुभ फल देने वाला है। उसके बाद आता है केतु। तो जिन लोगों का जन्म केतु के नक्षत्र अश्विनी, मघा, मूल में हुआ है, ऐसे लोगों के लिए ये जो अगले 7 महीने हैं बाधक के रूप में है, यानी बद्ध तारा, यानी आपको मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिए, क्योंकि केतु जो है हमेशा इंटरनल इंजरी देता है, तो आपको कहीं एक्सीडेंट होना, आपके शरीर के किसी अंगों में चोट लगना, इवन मृत्यु तुल्य कष्ट होना। और जिन लोगों का मृत्यु का क्षण आ गया है, समय आ गया है, बूढ़े लोग हैं, तो ऐसे लोगों की मृत्यु तक भी हो सकती है। तो आप लोगों को अपने आप को बचा के रखना है और केतु के मंत्रों का आप लोगों को जाप करना है। केतु के गायत्री मंत्र या बीज मंत्र या केतु का जो भी मंत्र आपको आसान लगता है उसका आप बैठ के जाप अवश्य कीजिए। उसके बाद आ जाता है शुक्र का नक्षत्र। जो शुक्र के नक्षत्र है भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। इन लोगों के लिए ये ग्रहण जो है साधक बनकर आया है। साधक का मतलब आपके लिए सक्सेस सक्सेस सक्सेस, यानी जो लोग चाहे जो महिलाएं हैं और जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या किसी भी प्रकार का स्त्रियों से संबंधित कोई प्रोडक्ट वगैरह बना रहे हैं, इन लोगों के लिए इस समय सफलता ही प्राप्त होने वाली है। अगर आप किसी इस प्रकार की इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो अगले 7 महीने आपके लिए बहुत शुभ रहने वाले हैं। उसके बाद आता है सूर्य का नक्षत्र। जो लोग सूर्य के नक्षत्र में पैदा हुए हैं, यानी कार्तिक, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा,
जो भी कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म हुआ है, ऐसे लोगों के लिए यह प्रत्यारी तारा में पड़ रहा है। यानी आपके लिए ये कह सकते हैं कि शत्रु भाव लेकर के आया है, दुश्मनी का भाव लेकर के आया है। तो आप लोगों को बहुत ही संभल के रहने की ज़रूरत है। खासकर अगर आप सरकार से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई कार्य कर रही हैं, अगर सरकार आपने कोई घूस वगैरह ली तो आप यहाँ पे फंस सकते हैं, आपको मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। सरकार से आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन 7 महीनों में अगर आपके ऊपर कोई पहले से कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, तो 7 महीने में अगर आपका रिजल्ट आता है तो उस रिजल्ट में आपको सफलता प्राप्त नहीं होने वाली है। कोशिश कीजिए, सूर्य के मंत्रों का जाप कीजिए, बीज मंत्रों का जाप कीजिए, गायत्री का जाप कीजिए, लेकिन इन 7 महीनों में आपको किसी भी तरह से सरकार के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करना है, सरकार से उलझना नहीं है, नहीं तो आपके लिए शत्रुता का भाव लेकर के ये ग्रहण आया है और आपको ये बुरा फल देगा। उसके बाद आ जाता है चंद्रमा। जिन लोगों का रोहिणी, हस्त और श्रवणा नक्षत्र में जन्म हुआ है, ऐसे लोगों के लिए ये 6वां तारा में आ रहा है। ये 6वां तारा अर्थात कल्याणकारी बन करके आ रहा है। तो यह ग्रहण आपके लिए कल्याणकारी साबित हो रहा है। फिर आप चंद्रमा से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य, चाहे आप पानी से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हो, किसी प्रकार का कोई व्यापार कर रहे हो, स्त्रियों से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं या किसी संस्था को चला रहे हैं, तो आपको जो है यहाँ पर कल्याण ही कल्याण होने वाला है। जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे वहाँ पे आपको कल्याणकारी आपका काम बनने वाला है। लेकिन आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि गलत कार्यों में स्त्रियों से आपको उलझना नहीं है, नहीं तो यही स्त्रियां आपके मार्ग प्रदर्शन का द्वार खोलेंगी और इन्हीं की सहायता से आपको सफलता भी प्राप्त होगी। उसके बाद जिन लोगों का जन्म मंगल के नक्षत्र में आता है, यानी मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, इन लोगों के लिए ये जो समय है विपत्ति भरा रहने वाला है, विपद तारा में है। तो अगले 7 महीने आपके लिए मुश्किलों से भरे हैं। आप किसी भी प्रकार का संकट आ सकता है। आपको अगर कोई भूमि, जमीन, जायदाद लेने से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपको मुसीबत आ सकती है। जमीन के कार्यों में आपके साथ धोखा वगैरह हो सकता है। और माइंस, मिनरल, इस प्रकार का कोई कार्य कर रहे हैं और वहाँ पे कोई गलत काम आप करते हैं, तब भी आप विपत्ति में फंस सकते हैं। तो जो भी बिल्डिंग मटेरियल से जुड़ा, धरती से जुड़ा हुआ, खुदाई से जुड़ा हुआ जो लोग काम कर रहे हैं, इनको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। उसके बाद आ जाता है राहु का नक्षत्र, आद्रा, स्वाति, शतभिषा। जिन लोगों का जन्म इन नक्षत्रों में हुआ है, ऐसे लोगों के लिए ये ग्रहण संपत्ति तारा में आ रहा है, यानी आपके लिए धनदायक है। और राहु वैसे भी जो है इंस्टेंट मनी देने वाले हैं। तो जिन लोगों का जन्म इन तीनों नक्षत्रों में हुआ है, आपके अगले महीने बल्ले बल्ले है, यानी किसी ना किसी रूप से आपको धन की प्राप्ति होगी। चाहे नौकरी में आपकी प्रमोशन हो जाए, चाहे आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको जो है शेयर मार्केट में आपका लक चमक जाएगा। कोई अगर आप लॉटरी वगैरह भी खरीदते हैं तो भी आपको वहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। ये जो राहु के नक्षत्र वाले जितने भी लोग हैं, इनके लिए ये धनदायक समय है। अगले 7 महीने आप अच्छे से अगर मन लगा के काम करेंगे तो दोनों हाथों में लड्डू और सर कढ़ाई वाला हिसाब आपका रहने वाला है। तो आपके लिए ये ग्रहण बहुत ही शुभ रहने वाला है। खासकर मैं उन लोगों के लिए रिपीट करने वाली हूँ जिन लोगों के लिए ये समय अच्छा नहीं है। सबसे पहले जो बृहस्पति के नक्षत्र में जो लोग पैदा हो, सबसे पहले मैं कहूँगी कि वृश्चिक राशि, विशाखा नक्षत्र के जितने भी लोग हैं, वृश्चिक राशि के जितने भी लोग हैं और खासकर विशाखा नक्षत्र के जो लोग हैं, इनको अपने शरीर का ध्यान रखना ही रखना है हर हालत में, नहीं तो मुश्किल होगी। दूसरा, उसके बाद जो है केतु के नक्षत्र वाले लोगों को ये समय अगले 7 महीने शुभ नहीं है। सूर्य के नक्षत्र वालों के लिए भी अगले 7 महीने शुभ नहीं है। मंगल के नक्षत्र वालों के लिए भी अगले 7 महीने शुभ नहीं है। तो बृहस्पति, केतु केतु और सूर्य, 3 नक्षत्र और मंगल, इन 4 नक्षत्र वालों के लिए आने वाले 7 महीने ग्रहण के लिए शुभ नहीं है। तो आपको जो मैंने उपाय बताए हैं, ये उपाय अवश्य कीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपका समय जो है सफलता से निपट जाए। और खासकर वैसे भी कोरोना का समय चल रहा है, तो कोशिश कीजिए आप, खासकर वृश्चिक राशि के लोग, अपने शरीर का ध्यान रखिए, नहीं तो आपके ऊपर कोरोना का अटैक बहुत जल्दी हो सकता है। और जिन लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा है, बाधक तारा है, विपद तारा है, तो ऐसे लोगों को मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकता है। तो आपको किसी भी रूप से अपने शरीर की रक्षा करनी ही करनी है।
तो ये थे ग्रहण से संबंधित जानकारी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। आगे भी करती थी शुभ। नमस्कार।